गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? और बच्चा पार्टी, आप कैसे हैं? आज मेरा टूर जो होने वाला है वो इंटरनेशनल होने वाला है, यानी कि नेपाल के लिए। लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हुआ कि जाना कहाँ है, क्योंकि मेरे पास समय भी जो है सो कम है। ना तो मैं तो इधर नेपाल से चीन चला जाता हूँ। जी हाँ। चलिए देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, दो जगह रखे हुए हैं। क्योंकि यहाँ से अभी हम जाएंगे 4 लाइन पे, और वहाँ से रूट कटती है, यानी कि भपटियाई है सरायगढ़। वहाँ से हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे चलेंगे, और राइट साइड अगर जाएंगे तो फिर नेपाल कोसी बैरेज की ओर जाएंगे। वहाँ से बहुत सारा पूरा नेपाल ही घूम सकते हैं। लेफ्ट साइड गए तो यहाँ पे भी नेपाल ही जाएंगे, या फिर उससे अगर कुछ घूमने वाला प्लेस, लेकिन आज मन है नेपाल जाने का। तो वहाँ जाके आपको हम अपडेट करेंगे। फिलहाल यही है कि सूरज बाबा निकल गए, मैं लेट हो गया, सॉरी, सूरज बाबा निकल गए हैं और मैं लेट हो गया हूँ। मेरा आज निकलने का प्लान 5 बजे का था, लेकिन अभी कुछ काम ज़्यादा होता है, इस कारण थकावट ज़्यादा हो रही है, जिसके लिए जो है सो मैंने सोचा कि अभी ठीक नहीं है ज़्यादा दूरी। हाँ, आगे तो है ही समर वेकेशन में, उसमें तो बहुत लंबा लंबा टूर मारेंगे 10-15 दिन का। लेकिन अभी बहुत काम है यार, क्या करें, काम खत्म ही नहीं हो रहा है। लाइफ ही ऐसी है, बस चल रही है चल रही है चल रही है। फिलहाल आप लोग मौज में हैं कि नहीं है, ये बताइए। मैं तो पूरे मौज में होता हूँ, देख ही रहे हैं ना। काम के बीच से भी निकल ही जाता हूँ और कुछ ना कुछ शूट कर ही रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मैं आज से नहीं घूम रहा हूँ, लगभग 10 साल ज़्यादा से घूम रहा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ था कि उस समय मैं आप लोग को नहीं दिखा रहा था, मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरे पास पूरा प्रॉपर इक्विपमेंट आ जाए और मैं फ्री होकर बढ़िया से घूमूँ। बाइक तो यही चलेगी, बाइक तो मैं नहीं चेंज करने वाला हूँ, लेकिन राइडिंग के लिए बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है जो होना चाहिए। राइडिंग गियर्स हो गए, बूट्स हो गए, ग्लव्स हो गए। अरे यार, बहुत महंगा होता है वो, नॉर्मली नहीं खरीद सकते हम उसको। अभी मैं 4-5 दिनों से राइडिंग जैकेट देख रहा हूँ, कोई भी जो पसंद आ रहा है या मेरे बॉडी के लायक है, वो 8 से 8 हज़ार से कम नहीं है। 8 हज़ार 7 हज़ार। उसके बाद राइडिंग पेंट का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है, हम लोग जुगाड़ है। और हेलमेट भी मैंने जो लिया वो भी मोटो ब्लॉगिंग के लिए शायद ये नहीं है, मुझे तो जानकारी था नहीं। मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया था कि स्टील वर्ड का जो है SB20, जिसे लोग वायरल हेलमेट कहते हैं, मैंने वो देख देख के तो ले लिया, लेकिन ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए नहीं हो गया। हाँ, ये छपड़ियों के लिए है, बस इससे घूम सकते हैं, हवा लगाइए इसमें। इतना नॉइस आता है इसमें, इतना नॉइस आता है कि मैं 4 माइक बदल चुका हूँ। और फिलहाल ये वहाँ का माइक है, देखते हैं आज कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है। सबसे बड़ी बात है, एडिटिंग भी तो नहीं आती है मुझे जो आवाज़ को एक्सट्रैक्ट करूँ, तो ये भी दिक्कत है। चलिए आपको अपडेट करते हैं आगे। फाइनली डिसीजन आ गया कि सखड़ा भगवती के पास चला जा, जो कि नेपाल में ही पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि चाहे राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ, जाऊँगा तो नेपाल ही। और आज जो मैंने जाने के लिए सोचा था वो कोसी बाराज, और वहाँ पे वाइल्ड सेंचुरी भी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे कि हाथी और तेंदुआ रहते हैं। लेकिन एक मन था कि पहले जो है मैं जाता था सबसे पहले घूमने, तो वो सखड़ा ही है, नेपाल में पड़ता है। और मैंने सोचा क्यों नहीं इस बार पहले आशीर्वाद लिया जाए मेरे से, क्योंकि मैं तो अभी जब से कैमरा लिया हूँ तो घर का ही ब्लॉग बना रहा था, जो अगल बगल का थोड़ा सा दूरी फर्स्ट टाइम निकला हूँ। तो सोचा पहले वहीं का आशीर्वाद लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट संडे जब निकलूँगा तो आपको दिखाऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोसी का, और हो सकता है कुछ आगे तक जाऊँगा। तो चलिए मज़े करते हैं। और ये जो रोड है वो NH 27 है, जो कि अब NH 57 हो चुका है। ये गुजरात के पोरबंदर से सिलचर को जोड़ती है। काफ़ी बढ़िया रोड है।
जब से ये रोड बन गया तब से हम लोगों को काफ़ी सहूलियत होता है कहीं जाने में भी। नहीं तो बहुत स्थिति खराब था यहाँ का। हालाँकि कुछ दूर ये टूटा हुआ है इधर, बढ़िया नहीं है, बिहार में नहीं कहते हैं रोड का थोड़ा-सा है इश्यू, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, फिर आपको बढ़िया मिलेगा। और नॉर्थ ईस्ट अगर जाना हो आपको तो इसी रोड से जाना पड़ेगा। पूरे इंडिया में जो भी बाइकर जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो वही से रोड होके ही निकलते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा कुछ-कुछ चीज़ जो आप पहचान जाओगे, जो राइडिंग ब्लॉग देखते होंगे राइडर का। आवाज़ शायद आपको क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि मैंने बताया था कि ये हेलमेट ऑटो ब्लॉगिंग के लिए नहीं है। नॉइस बहुत आता है इसमें। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया दोस्तों, गड़बड़ हो गया। आज तो मेरा नुकसान ही था, ये देखिए क्या हुआ। ये देखिए, ये खुल गया था। इसका नट ही निकल गया है, तो लगता नहीं है चल पाएगा। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। देखते हैं इससे काम बनता है या नहीं। ये नट निकल गया है इसका। फाइनली इसका जुगाड़ हो गया है, लेकिन ये काम चला हुई है। इसमें टेप लगाना पड़ेगा या फिर ड्रिल करके छेदा करके नट लगाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं निकल जा रहा है। देखते हैं आगे कोई गैरेज। अब नहीं गिरना चाहिए, मैंने ठीक से लगा दिया है। चलिए देखते हैं आगे। और अब कुछ देर में हम लोग कोसी महासेतु पहुंचने वाले हैं, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, 10 या 12। मजे दीजिए राइड पे, देखिए आगे। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो समझिए माइक बढ़िया है, क्योंकि 90 के स्पीड में है। मुझे नहीं लग रहा है कि आवाज़ मेरा साफ आ रहा होगा। आज अगर मेरा आवाज़ ठीक ठाक आएगा ना तो मैं माइक को फिर चेंज नहीं करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है माइक का। मैंने कोशिश किया है, बढ़िया से सेटअप किया हुआ है माइक का। देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो हाथ टूट तक ही कर देखना पड़ता है। आवाज़ ही नहीं आती है तो मैं क्या उसको दिखाऊँ आप लोग को। और मैं आवाज़ बाद में डालना नहीं चाहता, क्योंकि जो लाइव होता है ना उसमें इंसान अपना फीलिंग शेयर करता है। और जो बाद में इतने सारे ब्लॉगर हैं जो एडिट करके बाद में आवाज़ को ऐड करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। वो तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको रियल टाइम में रियल फीलिंग।
ये पूरा एरिया कोसी का है। जब से रोड बन गया तब से डेवलप हो गया, नहीं तो इधर कुछ होता ही नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। जब मैं छोटा था ये पुल नहीं बना था तो मेरी नानी नेपाल में ही रहती थी, जो कि नदी के उस साइड थे, और बहुत घूम के जाना पड़ता था। मुझे याद है कि 70-75 किलोमीटर जाने में पूरा का पूरा दिन लगता था। सुबह में निकलता था, शाम को पहुंचता था। इतना भी देखिए, जितना जल्दी जा सकते हैं उतना जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। रोड एकदम मक्खन है, बस गाड़ी से भी चलेगी, आगे पीछे नजर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सही सारी बना है। हालांकि अपना भी घोड़ा का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना स्पीड में राइड करता नहीं हूँ। जब से मैंने लिया तब कभी से निराश नहीं किया। हाँ, वो जो आप देख रहे हैं वो अलग चीज़ है। तो गाड़ी कहीं गिर गई थी, जिससे कि इसका टूटा है। जी जी ठीक तैयार हो गया दोस्तों। आज अगर मैं भी नहीं बांध के रखा होता तो ये निकल जाता। मतलब ये कह रहा है गाड़ी 20 से 25 से 30 से ऊपर मत चलाओ बच्चा, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। अब क्या करें, चलिए फिर से इसको जुगाड़ करते हैं, लगता है जुगाड़ फिट नहीं बैठा। इस बार तो इसका बाप भी नहीं निकलेगा। इस तरह से जुगाड़ किया हूँ ना, इसको बोलते हैं देसी जुगाड़। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन अगली बार तो क्या था, ये सनसेट गर्म था, इस कारण मैंने अंदर फाइनली कोसी ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं। काफी लंबी नदी है, लगभग ये 1.5 किलोमीटर लंबी पुल है, 1.5 से थोड़ी सी कम होगी। मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, ये नदी सुपोलो से निकलती है। तो जहाँ पे इसी नदी पे इंडिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, कहीं पे चल रही है कहीं पे, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सो इसी पुल को सबसे लंबा, लगभग 14 किलोमीटर का ये पुल बनने वाला था, बट इसको इंजीनियरों के द्वारा छोटा कर दिया गया और डैम बना दिया गया। लेकिन एक दिक्कत जरूर हो गया है कि यहाँ के अगल बगल की जो गाँव था वो डूब गया। इस पर बहुत आवाज़ भी उठा था, बहुत सारे संस्था ने अपना अलग अलग बात रखा था, बट उनको अनदेखा करते हुए इस पुल को छोटा कर दिया गया। कोसी यहाँ बहुत एरिया में फैली हुई है। तो ये नदी निकलती है हिमालय से एवरेस्ट के पास। सात जगह, 7 नदियों का संगम से बनती है सप्तकोशी, और उसके बाद फिर ये इंडिया में प्रवेश करती है, जिसका नाम हो जाता है कोसी। आज मैं वहीं जाने वाला था जहाँ पे ये नदी मिलती है, सप्तकोशी से कोसी बनती है। पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाका में जहाँ आती है, बट मेरा मन आज देवी का दर्शन करने का था। मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ से आशीर्वाद लिया जाए, फिर नेक्स्ट टाइम जाया जाए, क्योंकि कुछ भी शुरुआत करते हैं तो अच्छे जगह से करना चाहिए, और कुछ ना कुछ वहाँ सीखने को देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आज नेपाल जा रहा हूँ, बट ये मधुबनी के साइड है। जो मैं वेस्टर्न नेपाल जाने वाला था, नहीं गया, और थोड़ा टाइम का भी अभाव है, क्योंकि मुझे 11 बजे तक घर पहुँचना होता है। अगर मैं चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूजडे हो, किसी दिन भी निकलूँ घर से बाहर, तो 11 से 12 ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता।
क्योंकि काम भी होता है और सारा चीज़ को देखते हुए फिर मोटो ब्लॉगिंग भी होता है। तो इसका नहीं तो मैं तो डेली ब्लॉग डालता, बट टाइम का अभाव है। कोशिश करता हूँ जो दिखा सकूँ। और सारे राजा तो छुट्टी लेके निकल जाते, लेकिन मेरा काम ही ऐसा है कि इसमें छुट्टी ही नहीं है। और अभी हम लोग टोल पे पहुँचे हैं, फर्स्ट टोल है। बाइक का यहाँ नहीं लगता है। बाइक रखने से यही फायदा है, सिर्फ एक्सप्रेस पे छोड़ के और आपको टोल कहीं नहीं लगेगा, आराम से निकल जाएगी। कोई भी बाइक हो, मेरा तो पसंदीदा है बाइक पे ही राइड करना। और इसका एक कारण भी है कि मुझे उल्टी होती है। ये बात मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो बहुत उल्टी करता था, चाहे बस हो, कार हो, जिसमें बैठ जाए। तो मैं क्या करता था, बस के छत पे चढ़ जाता था। यहाँ तक कि एक्सट्रीम कोल्ड में और एक्सट्रीम समर में भी सब लोग अंदर होते थे और मैं छत पे होता था, क्योंकि मैं अंदर बैठ ही नहीं पाता था, इतना उल्टी करता था जो। पर यहाँ एक रेलवे स्टेशन भी है, आसनपुर कुपा, जो कि 2 साल से चालू है, 2 या 3 सालों से। देखिए ट्रक वाले इतना लंबी कतार लगाए हुए, लेकिन इन्हें यहाँ नहीं लगाना चाहिए। ये गलती करते हैं लोग। अब सुपौल के मधुबनी, सुपौल सॉरी सुपौल से आगे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करने वाले हैं, और उसके बाद फिर सुपौल में प्रवेश करेंगे, उसके बाद फिर नेपाल। तो उन्होंने हमको पीछा कर दिया, मेरा काम छूटा है तो क्या हो गया, जाने नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ, अपना बुरा इतना भी खराब है। बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, है तो बूढ़ा। हालांकि इसका जो टॉप स्पीड है वो 180 तक जाता है। न्यू में ये 20 तक जाता था, बट अब नहीं जा पाता है। ठीक है यार, उतना स्पीड का जरूरत भी नहीं है। आप कितना चलाइएगा, 100, 100 काफी है अगर आप दूर भी जा रहे हैं। तो अगर आप 80 के स्पीड में भी यहाँ तक अगर एवरेज यूज करते हैं, तो इंडिया में कहीं भी जा रहे हैं तो टाइम से टाइम मैनेज होगा आपका, घूम सकते हैं कभी भी। तो प्लेटिना स्कूटी लेके जाते हैं। एक समझ मेरा लॉन्ग राइड है नॉर्थ ईस्ट के लिए, उससे पहले बाइक का सर्विसिंग जरूरी है, क्योंकि आगे वाला टायर पूरा टकला हो चुका है, और सबसे पहले तो मैं उसको चेंज करूँगा। पीछे का टायर तो एमआरएफ का लगाया था, बाइक के साथ जो मिला था वो सीएट का टायर मिला था। बाइक वाले कॉस्ट कटिंग कर लेते, तो हम कितना ले लेते हैं। अभी तो इस बाइक का प्राइस 2 लाख से अबव हो गया है। ये BS4 जब मैं लिया था तो 1,54,000 का पड़ा था। अब तो इसका मीटर कौंसल भी बड़ा हो गया है, तो मेरे में तो छुटकू सा मीटर है, लेकिन पर्याप्त है। इसमें देख के करेंगे क्या, देखना होगा जीपीएस लगा लेंगे, बट पैसा ही नहीं है यार, क्या करें। बस राइडिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। देखिए आप लोग को सपोर्ट वपोर्ट कीजिए। BMW तो हम नहीं लेने वाले हैं, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, चलेंगे तो ठीक से। हाँ, लेकिन इसको भी कुछ ना कुछ करेंगे जुगाड़, जवान बनाने का। ये जो मेरा घोड़ा बूढ़ा हो गया है, इसको जवान बनाएंगे जरूर। क्योंकि इस बाइक से अलग ही मजा है, इससे एक फील जुड़ा हुआ है। आज तक धोखा नहीं दिया भाई, यमा यमा।
बोलते हैं हमारे बाइक अच्छा नहीं होता, मत लो मत लो मत लो। बट यामाहा छोड़ के मैं तो यही कहूँगा कि अगर थोड़ा सा बजट आपके पास है तो यामाहा का बाइक लीजिए। इंजन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता, माइलेज तो इतना टकाटक देता है कि बता ही नहीं सकता। 75 60। अब बताइए, आप बोल रहे हैं मित्र बोल रहा हूँ तो देख लीजिए वहाँ तेल कितना पे है, 4 पे है ना। और ये बहुत घटेगा तो 3 पे आएगा। लगभग मैं आज 250 किलोमीटर यात्रा करूँगा। और एक चीज़ और होता है, इस गाड़ी में थकान बहुत कम है। जो राइडिंग पोस्चर है इसका वो नहीं है, ये ऊपर की ओर है और आपको बैठने में दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मेरा हाइट से 6 फीट है और फिर भी मैं आराम से बैठ के यूज़ करता हूँ। और वही पल्सर हो गया, अपाची हो गया, उसमें तो कमर का धज्जी हो जाता है। सरकार आप क्या करके आए नहीं आए। आप 200 किलोमीटर 300 यात्रा कर लीजिए अपाची पल्सर से, देख लीजिए क्या होता है। ये सब बाइक डेली कम्यूटर बाइक है, फिर भी यामाहा ने अच्छा काम किया है। फाइनली बॉर्डर एरिया पहुंच गए हैं, कुछ दूर आगे कस्टम जांच होगा। बॉर्डर इलाका में तो रोड बहुत टूटा हुआ है यार। रोड तो है ही नहीं यहाँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ बारिश में लोग कैसे जाते होंगे। देखिए पीछे तो और भी बहुत खराब स्थिति था, मैंने कैमरा ऑफ करके रखा हुआ था। तो कम से कम मिट्टी तो डाल देना चाहिए था। और आप देख रहे हैं राइट साइड वो नेपाल में ही पड़ता है और लेफ्ट साइड इंडिया पड़ता है। आगे एसएसबी का चेक पोस्ट है और कैमरा मैं बंद कर दूंगा क्योंकि सिक्योरिटी इशू हो सकता है, इसलिए बॉर्डर पे जब भी जाएं आप तो कैमरा ऑफ करके रखें, या और भी अगर रहे तो उस क्लिप को डिलीट कर दे, लगाए नहीं, क्योंकि ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा। ये देखिए रोड, गाड़ी का लगता है शौकत बैठ जाएगा। बाइक लेके मेरा ये हालत तो फोर व्हीलर कैसे जाता होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अब थोड़ा ठीक है। हम लगभग नेपाल में आ चुके हैं, बस चेक पोस्ट से अंदर निकलना है। हालांकि चेक पोस्ट पे ज़्यादा जांच होता नहीं है, आपका आईडी मांगा जाएगा और कभी कभी बैग भी चेक हो जाता है, क्योंकि नेपाल से लोग शराब लेके इंडिया आते हैं और यहाँ बिहार बॉर्डर पड़ता है, बिहार में शराब बैन है, तो अधिकांश लोग यहाँ पे शराब पीने ही जाते हैं। हाँ, जो लोग बगल के यहाँ के पी लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा के बाद फिर निकल के आ जाते हैं। तो ये पूरा राइट साइड नेपाल है। नेपाल और इंडिया का कहा जाता है बेटी और रोटी का संबंध है। बेटी का इसलिए कि यहाँ के लोगों के लड़की का शादी नेपाल में हो रखा है और नेपाल के लड़की का शादी इंडिया में हो रखा है, तो वो लोग जाते आते रहते हैं। अगर कभी भविष्य में ऐसा बंद उंद हो गया तो बहुत दिक्कत होने वाला है। हालांकि हमारा नेपाल से बहुत अच्छा संबंध है और ऐसा ही रहे आगे। आगे चेक पोस्ट आने वाला है तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ।
फाइनली नेपाल में प्रवेश कर गए। चेक तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैं रुक गया था। और ये जो देख रहे हैं आप, नेपाल प्रहरी, नेपाल पुलिस है। और ये मुझे रोकेंगे भी नहीं, ये गलत बात है। कम से कम चेक तो करना चाहिए। देख लीजिए, ऐसे में तो कोई भी यहाँ से आ जा सकता है। कितना सेंसिटिव एरिया है। हाँ, लेकिन नेपाल आइए तो आप हेलमेट लगा के जरूर आइए। गाड़ी का पूरा पेपर जरूर रखिए, खास करके आरसी और डीएल। वो आपका अपडेट होना चाहिए, नहीं तो जब्त हो जाएगा गाड़ी। और जो गाड़ी लेके आ रहे हैं वो आपके नाम पे होना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं जा सकते। ये तो हम लोग लोकल हैं और सुपौल से सटे होने के कारण यहाँ सिर्फ मंदिर जा रहे हैं, जो कि नेपाल से बस जो बॉर्डर है एरिया है, उससे ही मात्र 2 से 3 किलोमीटर अंदर है। इसीलिए हम लोग को परमिट बनाना नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो आईडी दिखाते हैं, और आईडी दिखा के जाते हैं। इतना सुविधा है हम लोगों को। ये बॉर्डर पुलिस है पूरा, इधर नेपाल पुलिस। बहुत लोग सोच रहे होंगे नेपाल में कुछ अलग है, अलग है नहीं, सब देखिए सेम है। नेपाल इंडिया में आपको कुछ अंतर नहीं लगा। ये देखिए इंडिया का एक गाड़ी है। और आपको रेड प्लेट वाला जो गाड़ी दिखेगा, नंबर प्लेट, वो नेपाल की गाड़ी होगी। और इस जगह का नाम सखरा है। माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है, जो कि सखरा में पड़ता है, ये नेपाल में है। आपको डगमारा आना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। और डगमारा से रूट कटता है बॉर्डर की ओर, फिर चेक पोस्ट पे होते हुए अंदर की ओर आना है। और हाँ, यहाँ कोई परमिट नहीं बनाना पड़ता है, ये अच्छी बात है। और इधर जो भी लोग अभी जा रहे हैं, सब पूजा करने के लिए जाते हैं। ये इस एरिया का काफ़ी फेमस मंदिर है। ये शक्ति पीठ के रूप में स्थापित है यहाँ पे। सकरा देवी जो है, माँ भगवती, माँ छिन्नमस्तिके। और यहाँ नेटवर्क भी ढलता है, जियो का नेटवर्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है। तो हाँ, आप 5 किलोमीटर से अंदर जाइएगा तो फिर आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। फिर आप उसके लिए आपको यहाँ का सिम देना पड़ेगा, या आप वाईफाई से कर सकते हैं। देखिए लाल नंबर वाली गाड़ी है, जो कि नेपाल की है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, गाड़ी बहुत महंगी पड़ती है। स्प्लेंडर आपको 1.5-2 लाख की पड़ेगी। और ये जो मेरा यामाहा FG है, ये तो आपको 4 लाख का। हाँ, उससे कम नहीं होने वाला है। मंदिर पहुँचने वाले हैं हम लोग। ये जब से मैंने मोटो व्लॉगिंग सेटअप किया है, और ये फर्स्ट टाइम मैं नेपाल आया हूँ, कह सकते हैं। फिर मैं फ़ौरन में आ गया हूँ, लेकिन गाँव वाला ही हाल है। कोई बात नहीं, आपको मैं पहाड़ दिखाऊंगा नेपाल का। आज ही दिखा देता हूँ। बट आज इच्छा किया कि पहले पूजा ही कर लिया जाए, शुरुआत यहीं से किया जाए।
जय माता दी। मैंने प्रसाद ले लिया है फूल वाला, फिर चल रहे हैं पूजा करने के लिए। देखिए पूरा एक ग्राउंड है जो आपको दिख रहा होगा अभी खाली खाली, अंदर लगता है पूजा हो रही है। हालांकि यहाँ बहुत भीड़ होती है, आज तो खाली खाली लग रहा है। जय हो माता रानी। काफ़ी भव्य मंदिर है यहाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने। लोग चुनरी चढ़ाते हैं और लेके भी जाते हैं। पहले हम जल लेंगे फिर पूजा करेंगे। भगवती का पट खुला नहीं है। जल यहाँ से लेंगे हम लोग। जय माता दी। कृपा महारानी। इसमें बोटिंग भी होता है, हम बोटिंग भी कर सकते हैं।